डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ अपडेटेड रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम बदलता दौर में। प्रोग्राम बदलता दौर में हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम इश्यूज जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे तमाम पर्सनैलिटी से आपको रूबरू करवाते हैं। आज का शो बहुत खास है। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और साथ ही साथ हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और उसके कार्यों की बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए उनको समझना और हम सबकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं, तीनों बहुत खास हैं, किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम केव फाउंडेशन की बात करने जा रहे हैं, सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट, जो कि एडवोकेसी की फील्ड में जो स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग करवाने की और अपना कैपेसिटी बिल्डिंग, डिसेबिलिटी एडवोकेसी फॉर एक्सेसिबिलिटी और तमाम चीज़ों पर काम कर रही है। 1 अप्रैल 2016 को इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और डिसेबिलिटी सेक्टर के तमाम दिग्गज चैंपियंस ऑफ डिसेबिलिटी सेक्टर्स आर एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये काम करती है, क्यों इसे एस्टेब्लिश किया गया और आज की डेट में डिसेबिलिटी सेक्टर के सामने क्या चैलेंजेस हैं जिस पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। हमारे साथ बेहद खास 3 मेहमान। हमारे साथ धारियाल सर हैं, किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं। धारियाल सर दिल्ली के डिसेबिलिटी कमिश्नर रह चुके हैं, डिप्टी सीसीपीडी रह चुके हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और केव में को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। धारियाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ सुभाष वशिष्ठ जी हैं, जाना माना नाम, आप सभी इनसे रूबरू हैं। एडवोकेसी में बड़ा नाम है, एक्सेसिबिलिटी पर इनकी एक्सपर्टीज है और सर डायरेक्टर हैं और फाउंडर को फाउंडर हैं केव के। बहुत बहुत स्वागत सुभाष सर। थैंक यू दानिश, थैंक यू। हमारे साथ प्रोफेसर रचना खरे जी हैं, इंक्लूसिव डिज़ाइन पर इनकी एक्सपर्टीज है, जाना माना नाम है रिसर्च की फील्ड में, लगभग 2 दशकों से ये इस फील्ड में है, नेशनली और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं, कई अवार्ड्स इनके नाम हैं और भारत को रिप्रेजेंट करती हैं विदेशों में भी, और एक बड़ा नाम है। मैम, आप भी को फाउंडर और डायरेक्टर हैं केव की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम यू आर ऑन रेडियो, वेलकम टू। थैंक यू सो मच दानिश जी। तो सबसे पहले 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं केव ने, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। वर्ल्ड कप का पीरियड होता है एक क्रिकेट की लैंग्वेज में, तो बड़ा नाम और आप तीनों बड़े बड़े नाम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो जैसे बड़े बड़े नाम जुड़ते हैं तो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाती हैं। तो सबसे पहले रचना मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि केव को एस्टेब्लिश क्यों किया गया, क्या मकसद था केव को एस्टेब्लिश करने का, और इसके बारे में डिटेल्ड बताएं हमें, इसके काम काजों के बारे में। जी सेंटर फॉर एक्सेसिबिलिटी इन बिल्ट इन्वायरमेंट जो है एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और हम लोग जो है इक्वल एक्सेस एंड सोशल इंक्लूजन के हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। हम सोशल इंक्लूजन जब बात करते हैं तो हम उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि डाइवर्सिटी किस प्रकार की है। सो डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ एज, एबिलिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और एनी अदर काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के संग कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, हम उन सब के लिए काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 2016 में इसकी स्थापना हुई, तो हम लोग सब अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे थे। जैसा आपने हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते समय भी बताया कि सभी लोग अपने अपने एरिया में बहुत सालों से काम कर रहे थे और सभी डिसेबिलिटी के एरिया में काम कर रहे थे। मैं एक एडल्ट विद डिसेबिलिटी की मदर भी हूँ, तो एज अ पेरेंट ऑल्सो मेरा इस फील्ड से खास लगाव था और खास जुड़ाव था। और मैं एक आर्किटेक्ट और डिजाइनर भी थी, जिससे मुझे लगा कि भाई इन दोनों
में बहुत कनेक्शन है और मैं इस फील्ड में आई। इसी प्रकार सबके अलग अलग रीजंस थे, सब लोग अलग अलग काम कर रहे थे और मेरा अपना भी एक ग्रुप था जिसमें कुछ लोग डिसेबिलिटी में काम करते थे। मेरे अपने गुरु प्रोफेसर अबीर मलिक भी थे जो मेरे पीएचडी के समय मेरे साथ थे। हम लोगों ने यूनिवर्सल डिजाइन इंडिया प्रिंसिपल्स पे काम किया और फिर सोचने लगे कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम ओवरऑल हमारे irrespective of our disciplines, expertise in our respective disciplines, हम लोग जमीन में चीजों को बदलने की बात करें। जमीन में हर पर्सन विद डिसेबिलिटी, हर पर्सन जो अनइक्वलिटी की वजह से अपनी डिस्क्रिमिनेशन का सामना कर रहा है, उसके लिए अपने फील्ड से हट के, फील्ड से आगे आके, ताकि जमीनी हकीकत में चेंज आए, हम उसके लिए काम करने के लिए सोचने लगे कि कोई संस्था बनाई जाए, कैसे किया जाए। हमने यूनिवर्सल डिजाइन इंडिया प्रिंसिपल्स पे भी साथ काम किया था। हमने सुभाष जी से, चूंकि हम लोग एक फील्ड में काम करते थे, तो हम लोगों ने उनसे अपनी मंशा जाहिर की कि हम लोग ऐसे काम करना चाहते हैं और किसी संस्था को लीगली रजिस्टर करना चाहते हैं। क्योंकि सुभाष जी का एक एडवोकेट है और इस एरिया में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, क्यों नहीं हम लोग मिल के इस चीज को करते हैं। और इसी हम लोगों के विचार मिले, हम लोगों के जुड़े इनिशिएटिव्स जुड़े और केब की फाउंडेशन रखी गई और केब के ऑब्जेक्टिव्स बने और इसको रजिस्ट्रेशन कराया गया। बट हम लोग इस बात के लिए बहुत क्लियर थे कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी ही होगी और इसमें हम लोगों को इससे अपनी कमाई नहीं करनी, बट हमको इसके लिए इससे अपनी कंट्रीब्यूशन करना है लोगों की, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या जो अनइक्वलिटी का सामना कर रहे हैं, उनकी इस चीजों को बदलना है। सो हमारे मन में बहुत क्लियर था। तो थ्रू एडवोकेसी, रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्विस, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वी सेड कि हम लोग करेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। राइट। सुभाष सर, आपसे जानना चाहता हूँ, आप लॉयर हैं, आप भी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, आज भी हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए काम करते हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? Yeah, that's a great question. I could have continued to work with several organizations, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस विषय पे काम कर रहे हैं, लेकिन कमी आफ्टर ग्रेट एनालिसिस हमने देखा कि फिर भी लोगों तक मतलब ग्राउंड पर बदलाव नहीं हो रहा है। सो उसके क्या कारण है, ये सब हमने जब स्टडी किया और लंबे समय ऑडिट्स किए और गवर्नमेंट के उनके साथ काम भी किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, तो ये निकल के आया कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो इस काम के लिए उत्तरदायी हैं, उनके अंदर या तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, वहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, सोसाइटी में इन जनरल अवेयरनेस की बहुत कमी है, और दूसरा सेंसिटाइजेशन नहीं है डिसेबिलिटी के प्रति, उनका जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। So then we thought कि हम क्यों नहीं गवर्नमेंट के इस तबके को एम्पावर करें, क्योंकि ये तबका वो तबका है जो समाज में परिवर्तन ला सकता है, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर बिल्ट एनवायरनमेंट, एक्सेसिबिलिटी फॉर आप जितना भी एनवायरनमेंट देखें सोसाइटी में, उसमें 80% के करीब जो पब्लिक बिल्ट एनवायरनमेंट है वो सरकार बनाती है। सरकार या डिफरेंट जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या अर्बन डेवलपमेंट बॉडीज़ हैं या और दूसरी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो लोग बनाते हैं। तो इसका मतलब यदि हम उनको एम्पावर करते हैं तो हमारी एक्सेसिबिलिटी की बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। हम अपने अपने लेवल से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, लेकिन एक कंसर्टेड एफर्ट इस क्षेत्र में नहीं था। तो हमको लगा कि शायद इस माध्यम से जो इस क्षेत्र के जानकार हैं वो सब इकट्ठे होकर यदि हम सरकार को सपोर्ट करें, सरकार को एम्पावर करें, इन एजेंसीज को एम्पावर करें, तो चीज़ें बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर हो सकती हैं। बनिस्बत उसके कि हम कि एक और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करके बस शोर मचाएं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जैसे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स करते हैं, तो उससे हासिल कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट डिफेंसिव हो जाती है, वो उसका एक रिएक्शनरी मोड में आ जाती है। हम उनका हैंड होल्ड करके उनके साथ चलना चाहते थे ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें, जहाँ जो भी लैग्स हैं उनको दूर करें, ताकि हम एज ए ग्रुप, सिविल सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट
एज ए ग्रुप मिलकर ये एक्सेसिबिलिटी के जो चैलेंजेस हैं या और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के जो चैलेंजेस हैं उनको दूर कर सकें। आज देखेंगे गवर्नमेंट की मंशा में कोई कमी नहीं। आप देखिए बेस्ट लॉज वी हैव साइंड यूएन कन्वेंशन। हमारा जो कानून है वो बहुत डिटेल्ड है। इट टॉक्स अबाउट राइट, आई मीन फ्रॉम जेंडर टू पीपल विद हाई सपोर्ट नीड्स, सबके बारे में प्रोविजंस हैं हमारे लॉ में। ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। ये उस जगह, उस रोल को फिल करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें एक्सपर्टीज सबकी एक साथ मिले और हम इस एरिया को एड्रेस करें। इससे पहले मैं धारियल सर के पास जाऊं, बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं वो यंग हैं, स्टूडेंट्स हैं और इस फील्ड में आगे जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ब्रीफली बिल्ट इन्वायरमेंट से आपके क्या मायने हैं थोड़ा सा लिसनर्स को समझाएं। देखिए, बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब है कि वी ऑल लिव इन एनवायरनमेंट व्हिच इज planned and designed by architects, by planners, by civil engineers, it is managed by government officials. जो पर्सनल हाउस है वो तो खैर हम खुद मैनेज करते हैं। बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब वो सब है जो व्यक्ति बनाता है समाज के उपयोग के लिए। उसमें आपकी सड़क भी हो सकती है, उसमें सरकारी आवास बिल्डिंग भी हो सकती है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, फुटपाथ हो सकते हैं, साइडवॉक हो सकते हैं, बसेस, ट्रेन, हवाई जहाज, एयर, सब कुछ आ जाता है उसमें। एंड बिल्ट एनवायरनमेंट में हम एक स्टेप आगे जाकर जो चीज़ मनुष्य बनाता है, जैसे वेबसाइट, तो हम आईसीटी और वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी का भी उसमें समावेश कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा बिल्ट एनवायरनमेंट है, मैन मेड एनवायरनमेंट है। बिल्कुल। ये होता है। धारियल सर, आपकी एसोसिएशन केब के साथ कैसे हुई और हमें बताएं कि पिछले 4 सालों में केब ने क्या काम किया है। मुझे केब के बारे में शुरू से पता था कि ये काम हो रहा है, क्योंकि मैं कमिश्नर और डिप्टी चीफ कमिश्नर सरकार में काम कर रहा था, तो इसलिए फॉर्मली मैं इससे जुड़ नहीं पाया। एक्सेप्ट दैट ये एक्सेसिबिलिटी के बारे में जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, कैसे कर सकते हैं। जब इनका कंसेप्ट मेरे समझ में ये आया कि भाई एक तरीके से ये हम एक्सेसिबिलिटी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेस से लेकर के एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं आप। क्योंकि अगर हम कोई इंडिविजुअल तक कोई चीज़ सीमित करते हैं, नॉलेज को, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो, नॉलेज हो, उसको उस इंडिविजुअल के साथ में फिर वो ख़त्म हो जाएगा, या वो इंडिविजुअल कहीं दूसरी जगह अपना डाइवर्सिफाई कर जाएगा। तो इसलिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी था। ये हम समझते हैं। जैसे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर CPWD के इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को, या दूसरी जगह जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको ट्रेन करना, या मेरे कोलैबोरेशन, हमारे साथ मिल करके नॉर्थ DMC दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स को, उनके आर्किटेक्ट्स को, उनके और ऑफिसर्स को, उसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस कि एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी क्यों होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड क्या हमारे देश में लॉज हैं, और कैसे हम चीज़ों को एक्सेसिबल बना सकते हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट को एक्सेसिबल बना सकते हैं। ये वर्कशॉप करना या स्टैंडर्ड्स बनाना, मंदिर में क्या क्या एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, किस तरह का एक मंदिर माने एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उसके लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट करना CCPD के साथ मिलकर के। दूसरा ये जो कोऑर्डिनेशन, मैं जनरली मैं कहता हूँ कि 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस। तो वो तीनों का मैं एक समागम इसमें हमेशा देखता रहा, चाहे कोई भी इनिशिएटिव लिया हो, या कहीं पे आपके एडवोकेसी का काम है। एडवोकेसी में हर चीज़ आ जाती है, एक लाइफ साइकिल समझ लीजिए। एक बच्चे को या एक दिव्यांग व्यक्ति को हेल्थ से लेकर के एजुकेशन हो, या
उनकी रोजगार हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, जो भी हो, वो एडवोकेसी को कुछ तो आप खुद कर सकते हैं, कुछ आप गवर्नमेंट से कराएंगे, कुछ आप लोगों से कराएंगे, समाज से कराएंगे, कुछ आप एनजीओ से कराएंगे। तो वो ये जब दिमाग में हमको आया और देखा कि क्या क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उदाहरण मैं देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली हमने जो स्केप फाउंडेशन से जब मैं जुड़ गया, उसके बाद में कुछ चीज़ें मैं गिनाता हूँ। जैसे हमने कहा कि भाई कोविड-19 हो गया, अब उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कितने हैं, कितने इन्फेक्टेड हुए, कितने क्योर हुए, कोई डेथ हुई क्या, ये हमने गवर्नमेंट से मांगा, हेल्थ उनको लिखा, उन्होंने आगे स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज ये पूरे, मैं कोई यूएन स्कैप की मीटिंग में कर रहा था, वहाँ भी ये चीज़ चला, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं हो रहा, तो हमने पहली बार शायद उठाया। एंड देन एक्सेसिबिलिटी, अभी रिसेंटली हमारा राम मंदिर का हुआ, तो उसके लिए भी हमने कहा कि भाई ये आपको इसको एक्सेसिबल होना चाहिए, पूरा इलाका वो जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। उसके लिए जो मदद की ज़रूरत है, हम मदद आगे हमारे पास जो है, जो नॉलेज है या एक्सपर्टीज़ है, उसको हम देने को राज़ी हैं। और जैसे आयुष्मान भारत आपने सुना, हेल्थ, आयुष्मान भारत में जो रिहैब फैसिलिटीज़ है, रिहैब सर्विसेज है या थेरेपेटिक सर्विसेज है, वो इंक्लूड नहीं करते। उसके लिए हमने एक मुहिम चलाया है कि भाई ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए, उसका भी इंश्योरेंस है, वो चीज़ की ज़रूरत पड़े तो विकलांग व्यक्ति को वो मिलना चाहिए। और देन एक अभी हम रिसेंटली हम बात कर रहे थे, प्रोबली हमने चिट्ठी चली गई हुई या चले जाएगी, हमने तैयार करी है चिट्ठी कि भाई अभी दिन पर दिन इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट पे कम हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस पे कम हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे सिबलिंग्स, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ फिक्स डिपॉजिट कर दिया, सो दैट महीने का पैसा आते रहे। अगर इंटरेस्ट कम होता है तो पैसा कम हो जाता है, अल्टीमेटली जो पैसा जमा होगा, जो एक उन्होंने बना रखा है, अमाउंट बना रखा है, उसको खाना शुरू करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को हमने एक रिक्वेस्ट करी कि तो पैक कर दीजिए, कम से कम इससे नीचे आप ना उसको आने दें। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ हम यूनिवर्सिटीज़ को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने वहाँ एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड या डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप कोई डिपार्टमेंट बनाएं, डिपार्टमेंट बनाते इसमें कोई कोर्स चलाएं, उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। सो आइडिया इज़ एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, एडवोकेसी करना है। इसी तरह से हम जो एक्सेसिबिलिटी के अलावा, हम अगर किसी को ये हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम रिजर्वेशन कैसे करें, हम रोस्टर कैसे बनाएं, हम इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, कोई स्कूल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल हो, वो कैसे करें, उसके लिए भी हमने ये सोचा कि भी एक छत के नीचे एक जगह पे वन स्टॉप हो, जहाँ पे आपको इन चीज़ों के, या तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज हो है, वो हम देने को राजी हैं, और नहीं है तो हम कहीं से जुटा करके आपको देंगे। एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ, एज ए कमिश्नर डिसेबिलिटी या चीफ कमिश्नर के वहाँ मेरे पास बहुत सारे लोग, आज के दिन में भी 2-2, 3-3 मेरे पास ऐसे लोग इंडिविजुअल्स आते हैं जो बोलते हैं साहब हमारा ये समस्या है। एक एडवोकेट है, अभी दिल्ली की एक एडवोकेट महिला है, वो मुझे कोई चीज़, लिफ्ट कैसे लगा, मुझे ग्राउंड फ्लोर वाले लिफ्ट नहीं लगाने दे रहे, ऐसी जमत। मैंने सोचा कि इंडिविजुअल अगर जब तक हम इसको करना चाहेंगे या जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तो ये होगा, लेकिन उसके बाद कैसे, या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे तैयार करना पड़ेगा। इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का वो चीज़ें वहाँ जाए, तो उसमें क्या करेंगे, उसका जो उसको सलाह देने से लेकर के उसका कंप्लेन लिखने से, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कंप्लेन लिख, पढ़े लिखे लोग हैं उनके कंप्लेन भी आपको लिखना पड़ेगा, या कोई अनपढ़ है, कोई नहीं कर सकता है, किसी को ज्ञान नहीं है, तो वो करके से लेकर के अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में जाने तक। सुभाष बहुत सारा ऐसा काम करते रहे, इंडिविजुअली कर रहे थे हम सब लोग, लेकिन एक साथ अगर नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा ताकत मिलेगी, व्यक्ति को जगह जगह घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो ये हमारा मकसद, ये ऐसी चीज़ें कुछ न कुछ हमारे ये केप के द्वारा होगी। और बहुत सारे लोग होंगे जो खर्च नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, तो उनको शायद हम पैसा अपनी जेब से लगा देंगे, जरूरत पड़ेगी जहाँ हमारी जितनी हमारी
क्या कहते हैं Capacity हैसियत होगी है। उतना करें, कैपेसिटी उतना करेंगे। जी। और जहाँ ज़रूरत होगी हम आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे भाई कुछ आप मदद करो। बिल्कुल। सुभाष सर, दो तीन सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आप बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं मेरी। तो सुभाष सर, मेरे को दो तीन चीजें आपसे समझनी है। जैसे सर ने एडवोकेसी के बारे में बताया, तो आप खुद भी एडवोकेट हैं, कई समस्याएं आती हैं। नंबर एक, हमारे पास अब लॉ है, कई जजमेंट्स हैं, लेकिन उन जजमेंट्स का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा। कई ऐसी क्लासिकल एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही हैं। तो आप एडवोकेसी को किस लेवल पे देखते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है, और अभी इंडिया में जो चल रहा है एडवोकेसी वो कितनी वाइब्रेंट है? एक ये आपसे समझना चाहता हूँ। दूसरी चीज, एक्सेसिबिलिटी बहुत वायलेट की जा रही है, वेब एक्सेसिबिलिटी हो या बिल्ट इन्वायरमेंट में हो। आज की डेट में उसका आपका क्या नज़रिया है? और तीसरा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरा सवाल ये है कि आप सभी ने ये सही बताया और इसकी बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है, डाउट नहीं है, पर सवाल एक ये है कि हाउ वुड यू मैनेज द टाइम? तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक आपने हमारे चैलेंज को कठिन सवाल है। अपनी भाषा में कह लिया, because we all have limited time and we want to do so much for the community. हमको लगता है कि जिस समाज में हम लोग पैदा हुए हैं और हम इतना खुशकिस्मत हैं कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया और इस समाज ने हमें सब कुछ दिया, तो वी मस्ट गिव बैक। ये गिविंग बैक की जो फीलिंग रहती है मन में, वो हमें हमेशा प्रेरित करती है कि हम इस समाज को और बेटर बनाए। और जब हम पैदा हुए थे और अब हम जाएंगे, तो उस समय कम से कम उस समाज बेहतर हो उस समय से जब हम पैदा हुए थे, तो उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाएं। आपके इस विषय पे आता हूँ, एडवोकेसी वाइब्रेंसी पे। देखिए, जो प्रधान कारण है आज भी जो कंटेम्प्ट हो रही हैं या बहुत सारे एडवोकेसी इश्यूज रेस किए जाते हैं लेकिन वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच रहे, उसके पीछे मैं दो कारण देखता हूँ। बहुत प्रधान कारण ये हैं, जैसे ही आप कोर्ट में पहुंचते हैं, जनरली देयर इज ए ह्यूज लैक ऑफ अवेयरनेस इन द कम्युनिटी इन ऑल स्टेक होल्डर्स। मैं जब ऑल स्टेक होल्डर्स कहता हूँ, मैं उनकी भी कहता हूँ जो खुद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, और उन स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट सेटअप में है, उनको नहीं मालूम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे करनी है उनको नहीं मालूम। दे नीड हैंड होल्डिंग, दे नीड हेल्प, दे नीड सपोर्ट। यदि किसी को सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको नहीं मालूम है, यदि मैं उसको घसीट कर कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दूँ कि जी तुमने इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं किया, आप आ जाओ कोर्ट में। अब फिर वो क्या करता है, जल्दबाजी में वो व्यक्ति फटाफट काम करते हैं और उस फटाफट काम में अक्सर उसका एसेंस चला जाता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। अभी एक केस फाइल हुआ, गवर्नमेंट उसमें सोई रही। फाइल ये हुआ कि ये जो हमारी आत्मनिर्भर भारत योजना है, उसके अंतर्गत हम राशन लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उन जिन लोगों के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। वो शायद योजना चल रही थी, अभी एक हफ्ते में शायद उसकी लास्ट डेट है। कोर्ट में केस एक सीनियर एडवोकेट ने डाला था, वो उसके जजमेंट, उसमें ऑर्डर भी आया, और फटाफट जो हमारे सरकारी विभाग था उसने फटाफट एक लेटर लिख दिया कि जी इसको आप लागू करें। फटाफट सारे स्टेट्स को लिख दिया। अब उनकी इतिश्री हो गई कोर्ट के अंदर, वो जवाब देने के काबिल हो गए, जी हाँ हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया। बट फील्ड पर वो योजना एक हफ्ते बाद समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और ये लेटर जाते जाते हफ्ता हो जाएगा। सो यदि प्लानिंग नहीं हो पाती है तो वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो अक्सर हमारी जो एडवोकेसी है वो फेल हो रही है इस चक्कर में। सो मेरे हिसाब से हम लोगों की जो प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए कि हम पहले एम्पावर करें, उनको हैंड होल्ड करें, सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। आई अंडरस्टैंड, बहुत आसान है गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करना, बट गवर्नमेंट किससे बनती है? गवर्नमेंट केवल सरकारी कर्मचारी नहीं होते, गवर्नमेंट केवल हमारे लीडर्स नहीं है। गवर्नमेंट में यदि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखें तो एज ए सिटीजन हम सब उसका एक अभिन्न अंग है, हम सबका एक रोल है। जैसे एक विपक्ष का रोल होता है संसद में, वैसे ही मुझे लगता है एक सरकार को जगाने के लिए एक जागरूक नागरिक का भी रोल रहता है। यदि मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है और इसको हमें करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है, और मैं यदि नहीं करता हूँ तो बेस्ट ऑफ लॉज कैन रिमेन इन दी स्टैट्यूट बुक्स। ये हमने देखा है। आप कुछ पुराने लॉ को देख लें, चाहे इस लॉ को देख लें, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसको यूज़ करने के साथ साथ आपको
मदद भी करनी पड़ेगी उन स्टेक होल्डर्स की जिनको नहीं आता है करना। So this was about the advocacy, vibrancy of the advocacy. हो रहा है, बट क्या होता है, लोग एक बार उन्होंने कुछ केस किया, उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आए, तो लोग फिर उससे थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। उनको लगता है यार कोई फायदा नहीं है, इसको करने से भी काम तो होता नहीं है। देन पीपल स्टार्ट फीलिंग लिटिल लेस वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा उनकी निराशा उनमें आ जाती है। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी का जो इशू आपने बताया, आई अंडरस्टैंड वो बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है हर जगह, बट क्या इसके लिए मुझे आपको नहीं लगता कि हम भी उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेवार हैं? जितनी वेबसाइट बन रही हैं, जितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, आज ही मैं सुबह एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो उसमें मुझे पता चला कि जो नई बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें एक्सेस ऑडिट हो रहा है, और कोई भी बिल्डिंग जो 1 माले से ज़्यादा है उसके अंदर लिफ्ट लगाने का प्रावधान किया जा रहा है, उसके एक्सेसिबल बनाने का प्रावधान किया जा रहा है एज ए रेट्रोफिट। एट द सेम टाइम जो एग्जिस्टिंग अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है, जिनके प्लान जा रहे हैं, यदि वो 4 मंजिल तक हैं और उसके प्लान जा रहे हैं, तो उस कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जो उसको अप्रूव करता है, वो यदि आर्किटेक्ट, जो ट्रेंड आर्किटेक्ट है, वो भेजता है वहाँ पर डिज़ाइन कि जी इसमें लिफ्ट भी लगाई, इसमें लिफ्ट का भी प्रोविजन कीजिए, तो वो डिपार्टमेंट जो अप्रूव करता है वो कह रहा है नहीं, आप ये क्यों उसका खर्चा बढ़ा रहे हो, आप इसको क्यों महंगा बना रहे हो, 4 मंजिल तक तो लिफ्ट चाहिए ही नहीं। अब ये जो डिपार्टमेंट है जो अप्रूव कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि NBC 2016 क्या कहता है, उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का रिक्वायरमेंट क्या है। सो ये जो मिसमैनेजमेंट है, ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये जो कन्वर्जेंस का अभाव है, इसको हम दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, और यही मुझे लगता है एडवोकेसी का राइट तरीका है। वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी की हम बात करें, हर रोज वेबसाइट आ रही हैं, बट हम में से कितने लोग जो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी के एक्सपर्ट हैं, वो अपनी दुकान छोड़कर या अपना बिजनेस छोड़कर, हम और अधिक ऐसे लोग क्रिएट कर रहे हैं जो वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी बनाना जानते हैं। हम में से कितने एक्सेस ऑडिटर हैं जो एक्सेस ऑडिट जानते हैं और एक्सेस के जानकार हैं, वो कितने नए एक्सेस ऑडिटर्स को पैदा कर रहे हैं। ये समाज में इंस्टीट्यूशनलाइज तभी होएगा जन जन तक, जब तक इस अवेयरनेस को नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम अपने पास तक सीमित रखेंगे, ये सोचकर कि ये मेरा बिजनेस है, ये सोचकर कि इससे मैं कंसल्टेंसी कमाऊंगा, इससे मेरी रोजी रोटी चलेगी, इसका जो प्रसार है वो उस तरीके से होगा नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी यदि कहीं पर वायलेट हो रही है, उसको हमें जो हम एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहें, या हम अपने आप को थोड़ा जानकार कहते हैं, या जो और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उन सब का रोल है कि हम अपने जैसे और बहुत सारे क्रिएट करें, ताकि समाज में एक मूवमेंट बन जाए। हम ये इंश्योर करें कि कोई नया चीज़ आ रहा है वो इनएक्सेसिबल हो ही ना, और यदि हो रहा है तो उसी वक्त चैलेंज करें। जब राम मंदिर का अभी सर ने बात की, तो उसको चैलेंज किया गया डिसेबिलिटी सेक्टर द्वारा, तो उसी वक्त बताया गया कि हम, और ये भाषा भी ये थी कि हमें आशा है कि सरकार राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अंतर्गत इस मंदिर को जरूर एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान करेगी। लेकिन हमारा पुराना अनुभव ये था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बना गुजरात में, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी का ध्यान प्लानिंग के वक्त जोश जोश में नहीं रखा गया। बेसिक एक्सेसिबिलिटी की गई, लेकिन पूरी एक्सेसिबिलिटी नहीं की गई, जो बाद में पता चला तो बाद में रेट्रोफिटिंग करनी पड़ी। इसी तरह एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, इंडिया गेट पर जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल बन रहा था, उसमें एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान बहुत सीमित मात्रा में किया गया, बहुत स्टीप रैंप बनाए गए और बहुत सारी चीज़ें नहीं की गई। किस लिए? क्योंकि जो कंसर्न आर्किटेक्ट था उसको पता नहीं था। हमने इमीडिएटली ऐसे समय पे जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है या उससे पहले भी, हम इमीडिएटली वी स्विंग इनटू एक्शन एंड वी टेल देम एंड वी हैंड होल्ड देम कि इसको कैसे करना है। मुझे लगता है कि हम रिएक्शन की बजाय, और उससे पहले एक स्टेप है कि लेट्स रेज अवेयरनेस इन ऑल दोज डिपार्टमेंट्स जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यदि हम ये करेंगे, कोई व्यक्ति जानबूझ के यदि नहीं करता है तो उसके खिलाफ एडवोकेसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कोर्ट में केस बनता है, जी इनको मालूम है लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहे, दिस इज अ विलफुल डिफॉल्ट। लेकिन यदि किसी को मालूम ही नहीं है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको सिखाएं, उनका भी फर्ज है कि वो सीखें। तो ये सबकी मिलीजुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये इस तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और कीप में हम यही सोचते हैं कि इस गैप को यदि हम भर सके तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इंक्लूड हो जाएगा हमारे सोशल वैल्यू में। बिल्कुल। और थोड़ा सा टाइम के बारे में हमें बताएं कि आपके पास तो इतने काम है तीनों के, और आपके बोर्ड में सारे एक्सपर्टीज हैं, और हम समझ सकते हैं कि एवरीबडी हैज़ टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर। बट जब हम एक्सेसिबिलिटी एडवोकेसी, जो मैं आपकी वेबसाइट पे पढ़ रहा हूँ, यू नीड ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट, फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स,
यू नीड टू विजिट लीडर्स, आपको पता है लीडर्स के साथ अपॉइंटमेंट भी, तो वो वाला पार्ट आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? और मुझे लगता है बाकियों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा, दे कैन आल्सो लर्न फ्रॉम यू। ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि आपको समय चोरी करना पड़ता है। मुझे लगता है सबके पास समय है, बराबर समय है सबके पास। हमको टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स थोड़े से बेटर करने पड़ते हैं। आई अंडरस्टैंड, जब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारा हमारे परिवार का जो समय है वो उसमें चला जाता है। क्वालिटी टाइम परिवार के साथ कभी कभी लगता है कि नहीं, ये समय थोड़ा परिवार को भी देना चाहिए। वो एक कश्मकश हमेशा मन में रहती है, लेकिन फिर जीवन का एक उद्देश्य भी हमने सामने रखा है, अपने आप को समर्पित किया है सामाजिक उद्देश्यों के लिए, तो वो एक प्रधान हमारे लिए उद्देश्य बन जाता है कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ ये भी काम करना है। हम अपने इस टाइम को वीकेंड्स पर ज़्यादा कर पाते हैं, सैटरडेज को, संडेज को कर पाते हैं, या बाकी समय हम हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम नेटवर्क करते रहते हैं लगातार। सोशल मीडिया को हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, रीच आउट करते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। और इसके साथ साथ हमारी जो टीम है, अभी 3 डायरेक्टर हैं यहाँ पर ईश्वर में। देयर आर 2 मोर डायरेक्टर्स जो इस काम को बहुत बखूबी अंजाम देते हैं। एक और हैं, इनका नाम है आमोर कूल, ही इज़ ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने नेशनल बिल्डिंग कोड में सस्टेनेबिलिटी का पूरा चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है। ही हैज़ अ मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, तो वो काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं इसमें। और एक और हमारी रीच के लिए मिस्टर मनदीप कुमार सिंह है, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स। सो टोटल 5 की टीम है और वी आर लुकिंग एट एंगेजिंग अ लार्जर टीम। हम वॉलंटियर एफर्ट्स को भी प्रमोट करते हैं कि आर्किटेक्ट्स हैं या हमारे MSW के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं फाइनल ईयर के, MBA स्टूडेंट्स हैं, हम उन सब स्टूडेंट्स को, बिकॉज ये यूथ है जो चेंज ला सकता है और ये कल बड़े होकर डिफरेंट पोजीशंस पे जाएंगे। somebody will become architect, somebody will become an IAS, somebody will become a manager, HR मैनेजर। तो जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है ये हर लेवल पे लागू होता है। आप जीवन के किसी भी पक्ष में हैं, किसी भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है, आप कोई भी प्रोफेशन आप अपनाते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, लेकिन एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन आप हर जगह रहकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम वी ट्राई टू रीच आउट थ्रू दीज ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। इनके माध्यम से हमारा बहुत सारा काम होता है, स्पेशली दे बिकम आवर फ्रंट फेस। और हमारा कहीं ढोल बजाने वाली जो बात है या अवेयरनेस फैलाने वाली बात है, वो इस तबके से या इस यूथ की पावर से हम लोग बहुत अचीव कर पाते हैं। हम फ्यूचर में भी सोचते हैं कि इस तरह की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हम और बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इस पे हम बात करेंगे दरियल सर से शो में कि कैसे आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सुभाष जी, आपने बहुत इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करवाई। और मैं लिस्नर के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे तीनों मेहमान हैं, तीनों नॉन डिसेबल्ड हैं और तीनों डिसेबिलिटी सेक्टर के चैंपियंस हैं। तो वी नीड मोर चैंपियंस लाइक देम, ताकि एक प्रॉपर सोशल इंक्लूजन हमारी कंट्री में आ सके। रचना मैम, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ, रिसर्च पार्ट को। रिसर्च, जिस कंट्री की जो रिसर्च स्ट्रॉन्ग होती है वो देश बहुत आगे जाता है। और इस सेक्टर में, डिसेबिलिटी सेक्टर में रिसर्च की हमेशा से बहुत कमी रही है। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर आप लोगों ने इंक्लूड किया है। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं, क्यों रिसर्च इम्पोर्टेंट है और इसको लेके कैब का क्या रोल है? जी, सबसे पहले तो रिसर्च है क्या? रिसर्च नाम में, जैसा नाम से बहुत क्लियर है, री और सर्च। री का मतलब है बार बार करना, सर्च का मतलब है एक्सप्लोर करना। तो हमारा रिसर्च से ये माध्यम, हमारा ये मतलब है कि हम किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी सवाल को सिस्टमैटिक ढंग से उसको स्टेप बाय स्टेप बार बार एक्सप्लोर करें, ताकि हम जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है, जितनी लोगों को जानकारी है, उसमें एडिशन कर सकें। सो ये 3 मेजर पार्ट होते हैं रिसर्च के। एक फोकस्ड इंक्वायरी, जो कि आपको पता हो, मेरा ये सवाल है, एग्जैक्टली ये सवाल आ कहाँ से रहा है, कहाँ कितनी नॉलेज ऑलरेडी है किसी फील्ड में और कहाँ पर गैप है।
हमारे काम की आवश्यकता है। तो सबसे पहले उस वाई को समझना, वाई शुड आई डू इट। ये फिर से जैसा मैंने बोला, रिसर्च, ये एक्सप्लोरेशन करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोरेशन करते जाते हैं, और एक साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते हुए। ये जो चीज मैं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सब लिटरेचर में है, सारे लोगों की प्रैक्टिसेस में है, और रिसर्च की डेफिनेशन में भी है। तो सबसे पहली बात है फोकस्ड इंक्वायरी। मेरा एग्जैक्ट सवाल क्या है, मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहती हूँ। उसके बाद साइंटिफिक मेथड, साइंस, जैसा आपने साइंस में होता है, हमारा एक लिटमस पेपर लिया, हमने उसको सोल्यूशन में डाला, उसका रंग चेंज हुआ, हमने उसको ऑब्जर्व किया, हमने उसको रिपोर्ट किया और इन्फ्रेंसेस लिखे। इसी प्रकार जब हम सोशल रिसर्च करते हैं, डिसेबिलिटी सेक्टर हो या कोई भी और सेक्टर हो, उसमें जब हम रिसर्च करते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स हैं। साइंटिफिक मेथड्स जो है वो भी बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्टेड हैं, लोगों ने यूज किए हैं। उन सभी साइंटिफिक मेथड्स को हम सोशल रिसर्च के इस्तेमाल करते हैं। देन हम तीसरा कंपोनेंट मेजर रिसर्च का है न्यू नॉलेज। जो भी हमारे चूंकि हम ऑलरेडी गैप से शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि इस नॉलेज का अभाव है, उस चीज पे हम सिस्टमैटिकली उसको एक्सप्लोर करके उस चीज की नई नॉलेज, हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं। हम हमारे एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज का जो भी बॉडी है, उस बॉडी को का साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमारा रिसर्च का मेन पर्पस होता है। अब हमारे केब में हम लोग रिसर्च और रिसर्च सब चीज से अबव है, रिसर्च प्रैक्टिस से ऊपर है, रिसर्च पॉलिसी से ऊपर है। जब भी कोई नई नॉलेज आएगी, वही पॉलिसी को इन्फॉर्म करेगी, वही एजुकेशन को इन्फॉर्म करेगी, वही प्रैक्टिस को इन्फॉर्म करेगी। अगर हम सोचें कि हमारी किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से या किसी भी हमारे एजुकेशन या इंडस्ट्री के इंटरेस्ट से किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च हो जाए, तो वो हमारे को एक गलत डायरेक्शन में ले जाएगी। सो हमारे रिसर्च सुप्रीम है, और रिसर्च को हम केब के माध्यम से करना, जो हम करने की कुछ हम कर रहे हैं, कुछ हम करना चाहते हैं, कुछ हमारे विजन का पार्ट है। तो डिसेबिलिटीज के सेक्टर में इंडिया में रिसर्च का बहुत अभाव है। बहुत सारी चीजें जो हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, स्टैंडर्ड से लेके उनके इवन स्मॉल प्रोडक्ट्स जो डिजाइन रिसर्च होती है, उसके लिए भी बहुत यूजर रिसर्च, आखिर लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, जो चीज लोगों को नहीं, डिजाइनर को आमतौर पे नहीं पता है, उसके बारे में पता करना और एक नई चीज और एक अच्छी चीज को बनाना। सो इन सब चीजों के लिए डिसेबिलिटी सेक्टर में जो इंटरनेशनली रिसर्च हुई है, हमारी इतनी रिसर्च नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो फॉरेन में की बनी हुई, चाहे व्हील चेयर हो या फॉरेन के बने हुए स्टैंडर्ड्स हो, चाहे फॉरेन की बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट हो, वो इंडिया में एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक वेस्टर्न डब्ल्यूसी है, वेस्टर्न मॉडल है, हमारे यहाँ शायद वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उतना, चाहे हम लोगों को जरूरत हो, डिसेबिलिटी हो, पैरों में तकलीफ हो, पर भी हमारा बहुत कॉन्टेक्चुअल स्टिग्मा होता है, बहुत सारा हमारा इनर्शिया होता है वेस्टर्न डब्ल्यूसी को यूज करने के लिए। अब अगर हम यही चीज अपने कॉन्टेक्चुअल रिसर्च से शुरू करें, तो शायद हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लोग उसको ज्यादा सहजता से स्वीकारेंगे। तो हम केब के माध्यम से जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च कहीं से भी हर चीज से रिलेटेड होगी। रिसर्च जो है आपकी इंडिविजुअल से रिलेटेड होगी। इंडिविजुअल, कोई अकेला इंडिविजुअल पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं रहता है, वो हमेशा परिवार के साथ रहता है, कम्युनिटी के साथ रहता है। तो उसके लिए क्या उसकी जरूरतें हैं। अकेला व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसको क्या कहते हैं, हेल्थ केयर चाहिए, रिक्रिएशन चाहिए, सब चीजों की जरूरत है। तो उन सब चीजों के, और साथ में रूरल इन्वायरमेंट में भी है, अर्बन इन्वायरमेंट में भी है, सेमी अर्बन इन्वायरमेंट में है। हर जगह के अपने अपने, बड़े शहरों के अलग चैलेंजेस हैं, छोटे शहरों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम ना ही सिर्फ वो करें, मतलब सिर्फ अपने आप रिसर्च करें, बल्कि वी ऑल्सो हेल्प पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन दिस एरिया और दोज हु आर कंडक्टिंग रिसर्च थ्रू आवर रिसोर्सेस। हम उनको हमारे अगर
अगर आप वेबसाइट पे देखें, बहुत सारे आपको ऐसा डेटाबेस मिलेगा जिसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल जो भी रिसोर्सेस हैं, लिंक्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं लोगों को जो रिसर्च कर रहे हैं उनको, उनके लिए हमने इकट्ठा कर रखे हैं Right. जो रिसोर्सेस लगाए हैं हम जी। लोग। हेलो जी, जी। हेलो, हम इनिशिएट करना चाहते हैं, हम कंडक्ट करना चाहते हैं, हम स्टिमुलेट करना चाहते हैं रिसर्च को टू इनेबल पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड टू आल्सो एक्सपैंड एनवायरनमेंट्स कैपेसिटी टू मीट नीड्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। राइट। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की इसमें कि, और जो सुभाष सर भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ रेट्रोफिटिंग का बड़ा स्कोप है। इंस्टेड ऑफ कि बिगनिंग में उस चीज़ को किया जाए, यहाँ पहले एटीएम आएंगे, उसके बाद टोकिंग मशीनें लगाएंगे, पहले रोड बन जाएगा, फिर एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे। तो हर चीज़ में बिगनिंग से जो होना चाहिए, और उसका सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है अवेयरनेस है। धारियाल सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने खुद अवेयरनेस में बात की, आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट रहे हैं, आप डिसेबिलिटी कमिश्नर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं जब आप मीटिंग्स होती हैं आपकी हायर अथॉरिटी के साथ, तो क्यों इंडिया में जरूरत इस तरह की हमें महसूस होती है कि बिगनिंग में जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना कि यहाँ बिगनिंग में एक्सेसिबिलिटी नहीं आती है, बाद में आती है, तो डू यू थिंक इट इज ऑल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, या आपका मानना अलग? और जब आप लोगों की मीटिंग्स होती है तो बहुत बार ऐसा है कि बहुत सारे लीडर्स खुद कहते हैं कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था, तो आप लोगों ने हमें बताया तो हम करेंगे, तो कैसे अवेयरनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं? और दूसरा सवाल जो हमेशा से रहता है तमाम लोगों का, केप का जो फोकस है वो सिर्फ अर्बन सेंट्रिक रहेगा या रूरल एरिया के लिए भी प्लान्स हैं? ओके, एक तो मैं ये बताऊं कि पूरा ये अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती हमारे देश में, वो केवल अवेयरनेस की कमी की वजह से नहीं होती, ऐसी बात नहीं। हालांकि मैं कहूँगा 70-80% अवेयरनेस नहीं है, इसलिए होती है। सरकारी तंत्र में वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है, वो उसके बहुत सारे और कारण हैं। अवेयरनेस होने के बावजूद भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स उनके पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई छोटी सी चीज़ आपने रैंप बनाना है, उस रैंप को बनाने के लिए जब फाइल चलती है, वो अप्रूवल के लिए जाती है, आपके डिपार्टमेंट में जाती है, आपके सीनियर ऑफिसर को जाती है, आपके फाइनेंस वाले को जाती है, आपके कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को जाती है, उन सब के एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अपना दिमाग लगा के करता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि वो जो भी चीज़ वो बना रहे होते हैं, जो भी चीज़ वो रेकमेंड कर रहे होते हैं, वो उनको पर्सनली अफेक्ट नहीं कर रही होती है। तो इसलिए वो उनकी एक जो सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस के अलावा सेंसिटाइजेशन की जो लेवल है वो कमी होती है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है, बट देन स्टिल बिकॉज दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड इनफ, ये एक कारण है। तीसरा एक छोटा सा कुछ कमियां ये हैं कि व्यक्ति इतना इंसेंसिटिव होते हैं कि अपना समय पास करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस अगर मैं बढ़ा दूंगा, और मैं लॉ के बारे में जो जैसे जो इंसेंसिटिविटी की झलक मुझे दिखती है उसकी वजह से जो होता है, उसके लिए मुझे तब मेरी एडवोकेसी काम आएगी, मेरा लॉ जो है वो इन प्लेस जो वो काम आएगा कि इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो ये सब को हमें आगे ला करके लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। मीन्स कि हम जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनमें अवेयरनेस के साथ साथ सेंसिटाइजेशन और एक काइंड ऑफ फियर भी पैदा करें उनके दिमाग में, ये जरूरी। ये मैंने देखा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को पता नहीं है, और अवेयर के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ केप का फोकस, इनका जो मैंने शुरू में बोला कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने का आइडिया है। हमारा ड्रीम इज दिस कि भाई, जैसे सुभाष जी ने भी बोला, मैडम ने भी बोला, रिसर्च करें डिफरेंट एरियाज में, तो हम आगे एक सॉल्यूशन के साथ आए। जो रिसर्च से अगर मैं देखूं तो जैसे रूरल इंडिया में जो स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, एक्सेसिबिलिटी के स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं या कोई और चीज़ के स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं, वो स्टैंडर्ड हमारे पास आज बुक है। एक रैम के लिए है, एक टॉयलेट, ये जैसे इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल कमोड की बात करी। तो अब मैं चला जाऊँ रूरल एरिया में,
तो वो भी हमारा रिसर्च और हमारा जो मेन फोकस है वो भी रहेगा कि गांव में वही, गांव के लिए मैं एक अलग से स्टैंडर्ड, मतलब इस तरह का स्टैंडर्ड करूं कि ये पैदा करूं जो उधर काम आए, उधर यूज होना बहुत जरूरी है। तो हमारा फोकस केवल अर्बन नहीं रहेगा, इनफैक्ट अर्बन के लिए ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 70% तो गांव में है, तो गांव फोकस होगा, चाहे वो मेरा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड, इधर भी करेंगे लेकिन वो भी फोकस एक है। और दूसरा जो सुभाष ने बोला कि साहब मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों को पैदा करूं, अगर मैं ही वो नॉलेज है, वो एक्सपर्टीज है मेरे तक सीमित रह गई। मैं अक्सर देखता हूँ अंडमान निकोबार में एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए हमको दिल्ली से लोगों को भेजना क्यों पड़ता है? व्हाई डोंट आई हैव पीपल इन अंडमान निकोबार? व्हाई डोंट आई ट्रेन? मुझे याद है 2002 जब से मैं ज्वाइन किया, तब से मैं एक्सेसिबिलिटी ऑडिट CCPD ऑफिस में, तब से मैं एक्सेसिबिलिटी ऑडिट अक्रॉस द कंट्री किया है। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप देखो तो स्टिल पीपल आर नॉट देयर। 600-700 लोगों को तो ट्रेन उन वर्कशॉप्स में हमने ही किया, एक में 50-100 लोग आते थे, लेकिन क्या हुआ, उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने। उसको किस तरह से हम बनाएं, और अगेन इससे जुड़ी हुई बात है, तो हम वो समय कैसे निकालें। मुझे ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने स्ट्रेटेजी अपने 20 साल में सरकार में काम करते हुए वो ऐसे निकाला, मेरा जो परिवार से मैं जो समय चुराने वाली बात है, या परिवार का समय प्लस मैं अपने परिवार के लोगों को भी इतना सेंसिटाइज कर दूं कि दे एंजॉय माय वर्क। नॉट ओनली आई एंजॉय माय वर्क बट माय एवरी मेंबर ऑफ माय फैमिली मस्ट एंजॉय व्हाट आई डू। तो वो मुझे एक लगा कि वो अगर आप कामयाब हो गए तो आपको कभी लगेगा नहीं कि आपके पास समय आप इधर से लेना पड़ रहा है, उधर से लेना पड़, कहाँ से लेना पड़ रहा है। यू टॉक, यू थिंक, यू डिस्कस, यू डू एवरीथिंग। तो एक तो ये हो गया। तो ये मेरे ख्याल से आपके दोनों सवालों का जवाब चला गया। और एक और चीज़ मैं इसमें कहना चाहता था, वो ये कि जब जैसे लीडर्स को मिलने की बात बोली आपने, टाइम मैनेजमेंट की बात बोली आपने, नॉन डिसेबल्ड फैमिली, एक्चुअली हम सब के हम लोग खुद, कोई डिसेबिलिटी हमें नहीं है, लेकिन हमारे परिवारों में डिसेबिलिटी है। मेरे इमीडिएट परिवार में होगी, दूसरे सर्कल में, आउटर सर्कल में, उसमें हर व्यक्ति का है, केवल उसको सेंसिटिव करने की बात है। जो कांटा है मेरे पैर में नहीं चुभा है, लेकिन मेरे एक अजीज के पैर में चुभा है। सो डू आई एम आई दैट मच सेंसिटिव और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हमारे समाज में हर व्यक्ति को ये सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। मैं सरकारी मुलाजिमों की बात कर रहा था, समाज में हर व्यक्ति को भी ये सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की, और ये आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार हम देखते हैं कि मेरे गांव में भी, हालांकि वो इतने अवेयर नहीं थे पहले, लेकिन क्योंकि मैं गांव में दोस्तों के साथ रहता हूं, तो बहुत बार मेरे को दोस्त बताते हैं कि हमें आज एक और ब्लाइंड दिखाई दिया था पठानकोट में, फिर हमने उनको रोड क्रॉस करवाया, हमने आपके बारे में बताया। तो ये एक चेन है जो हम सबको बनानी है ताकि अवेयरनेस आगे बढ़े। सुभाष सर, अब आप तीनों से आपके क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, अगर कुछ आप एडिशनल बताना चाहे केप के बारे में वो। और एक सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, केप जैसा धारियाल साहब ने बताया और रचना मैडम ने बताया, सो हमारे जो एरिया ऑफ फोकस हैं वो एंटायर डिसेबिलिटी फील्ड है। स्पेशली 2 स्पेसिफिक सेक्टर हैं, एक है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा है लीगल सपोर्ट और लीगल एडवोकेसी। तो ये दोनों सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वी वुड वेलकम वॉलंटियरशिप। हमारा ईमेल है volunteer@capefoundation.com। उस पर जिनको जो वॉलंटियर करना चाहते हैं वो उस पर हमें लिख सकते हैं। सिमिलरली यदि किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है, लीगल उसकी आवश्यकता है, तो legal@capefoundation.com पर वो लिख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन यदि कोई चाहिए तो वो info@capefoundation.com पे हमें
लिख सकते हैं। ये तो हो गया हाउ टू कनेक्ट। दूसरा है कि हम हाउ डू वी रीच आउट टू यंग ऑडियंस। तो मैंने उनको आपको पहले बताया कि हमारे साथ आप वॉलंटियर के रूप में भी आ सकते हैं। वी आर ऑल्सो लुकिंग एट अ टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। यदि आपका वो एक्सपर्टीज़ है तो आप हमारे साथ वैसे भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक ईमेल हमें ड्रॉप करना है एंड वी विल इमीडिएटली गेट बैक टू यू, क्योंकि ये एक मूवमेंट है। मूवमेंट में यदि आपकी और हमारी विचारधारा मिलती है और उद्देश्य मिलते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सभी को एक फॉर्मल सेटअप में ही जुड़ना ज़रूरी है। हम सब अपनी अपनी जो क्षमता है, जितना समय है, उसके अनुसार इस कॉज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम पहला काम तो हम ये करते हैं, जो हमारे साथ जुड़ता है उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ एटलीस्ट बेसिक सेंसिटाइजेशन एंड नॉलेज कर दें ताकि वो आगे और अपना उस काम को आगे बढ़ा सके। तो ये हम अपनी ट्रेनिंग्स के माध्यम से, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स के माध्यम से ये कर रहे हैं और इससे लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आपका मैसेज कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए? मेरा मैसेज सबके लिए ये होगा कि आप सब इस एक्सेसिबिलिटी को या डिसेबिलिटी को यदि आपके परिवार में या आप नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप ये मत समझिए कि इट डजंट कंसर्न मी। जीवन के किसी न किसी समय में यू गो थ्रू द इश्यूज ऑफ यू एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी, और आप एक्सपीरियंस करते हैं इनएक्सेसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स भी, चाहे वो एक छोटा सा एक्सीडेंट के दौरान हो, या आपके घर में प्रेगनेंसी हो, या घर में बुजुर्ग हो जिनको ले जाना हो। बहुत बार बीमारी पे आपको अपने पेशेंट को ले जाना होता है तो इनएक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा बैरियर बन के आता है। तो हम सब इससे अफेक्टेड हैं। और दूसरा बात मैं ये कहूँगा कि वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले। हम ये ना समझें कि आई एम नॉन डिसेबल्ड, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत गरीब और या मैं बहुत गैर जानकार व्यक्ति हूँ। हम सब एज एन अवेयरनेस सिटीजन, हमारा एक रोल है। हम इन इश्यूज को जहाँ भी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि झूठ के पाँव नहीं होते। wherever there is wrong happening, please question it। यदि कहीं इनएक्सेसिबिलिटी है, प्लीज क्वेश्चन करें। यदि कहीं पर किसी के राइट्स का हनन हो रहा है, प्लीज क्वेश्चन करें, आवाज उठाएं। यदि ये हो गया तो जल्दी हमारा समाज भी अवेयर हो जाएगा और धीरे धीरे जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों का है कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, वो हम जल्दी अचीव कर पाएंगे। केप की एक चीज मुझे और बहुत अच्छी लगी, इसमें मुझे बताया गया कि अगर आपको केप का पार्ट होना है, अगर आपको डायरेक्टर बोर्ड में जाना है, तो यू शुड हैव एक्सपर्टीज। ऐसा नहीं कि आपका दिल किया, आइदर यू नीड टू लर्न दैट और यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको नॉलेज होती है और आप इस पोस्ट पे आते हो तो तभी आप आगे एक चेन क्रिएट कर पाते हैं। रचना मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट, और आप भी अगर अपनी कोई बात जो मैंने आपसे ना पूछी और रखना चाहें तो यू आर फ्री टू। जी, मेरा क्लोजिंग कमेंट तो ये है, बहुत कुछ जो ऐसा सुभाष जी ने कहा कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वो XYZ पर्सन विद डिसेबिलिटीज नहीं है जिनको हम नहीं जानते, हमको हमारा जिनसे कभी पाला नहीं पड़ा, बल्कि हमारा डिजाइन फॉर योर ओन फ्यूचर सेल्फ और थिंक अबाउट योर ओन फ्यूचर सेल्फ। यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन ऑफ व्हेन यू विल बिकम ओल्ड एंड यू विल हैव सो मेनी फंक्शनल लिमिटेशंस। मैं बहुत यंग बच्चों को पढ़ाती हूँ, दोज हु आर एज अ प्रोफेसर, दोज हु कम एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। तो उसमें अगर हम जब शुरू करते हैं क्लास में तो शायद ही कोई कहता है कि मुझे कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आफ्टर 10 minutes they all agree that yes, we have faced this functional limitation in some or the other point of their lives, like जैसे कि उनका कोई ना कोई चश्मा पहनता है, किसी की कभी ना कभी हड्डी टूटी हुई होती है, किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, किसी के घर में क्या कहते हैं किसी की, और कोई भी ये नहीं कह सकता इन सब में कि नहीं भाई हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, चाहे वो बड़े से बड़े एक्टर हो, बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े कोई भी हो, एवरीबडी गेट ओल्ड एंड एवरीबडी। एक से एक बड़े आर्किटेक्ट्स हो, कितने ही आर्किटेक्ट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी बनाई बिल्डिंग्स पे ही जब वो बुढ़े हो गए तो दे कुड नॉट गो इनटू दोज बिल्डिंग्स बिकॉज दे वेर ऑन व्हील चेयर्स। सो हम हमेशा ये बात कहते हैं। और दूसरी बात मैं सभी से ये बात कहती हूँ कि हम
में से हम जब काम शुरू करें तो हम ये ना सोचें कि ये काम तो बहुत सारा है, कैसे होगा। हम बात करते हैं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, राइट फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन टू रिक्रिएशन टू ऑल, एंड वी टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, विजन, ये वो, विजन, हियरिंग, फिजिकल, एल्डरली, सबके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो बहुत सारा काम है, और गरीब भी हैं, और गरीबी विद डिसेबिलिटी या एज विद डिसेबिलिटी तो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नहीं, अगर हमारा जो भी जिस भी कैपेसिटी में है, अगर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अगर हम 1%, 2% या 0.001% भी अगर हम अपनी चीजों से, अपनी एक्सपर्टीज या अपनी सोच से परिवर्तन ला सकते हैं, तो देन इट इज वर्थ। सो ये मेरे दो मेजर बातें हैं कहने की, और बाकी आई होप कि हम जब और काम कर लें तो हम अपना और काम आपसे शेयर करने के लिए आगे बैठे और बिल्कुल। तो अवेयरनेस में हम आपके साथ हैं, जब भी आप कहेंगे तो वी आर ऑलवेज रेडी। धारियाल सर, आपके क्लोजिंग कमेंट, और अगर आप अपनी कुछ और बात रखना चाहें। मेरा क्लोजिंग कमेंट इज माय ड्रीम। जो मेरा ड्रीम है वो ये है इक्विटी। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बहुत बड़ा लीडर हो, पॉलिटिशियन हो या ब्यूरोक्रेट हो, उन सबको डिसेबिलिटी सेक्टर में अधिकार पाने के लिए बराबरी का प्लेटफॉर्म मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेप्रिवेशन ऑफ राइट तो सभी का ही होता है, गरीब, अमीर, छोटा बड़ा, ओहदा हो या जो भी हो। तो मैं चाहता, मेरा ये ड्रीम है कि वो जो एकदम कमज़ोर है, सबसे नीचे पायदान में है, उसको भी वही वरीयता मिले ज़रूरत के अनुसार, कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड हर अधिकार उसको मिले। और ये संभव है। मैंने अपने 20 साल ये जो सरकार में रह करके देख लिया है, ये संभव कि होता है, कर लिया है, कब मैं फील किया, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है कि मैं अगर रियली चाहूँ तो उस व्यक्ति को जो एकदम सबसे नीचे है उसको मैं टॉप प्रायोरिटी दूँ। ये संभव है। दैट इज़ वन। ये ड्रीम है। कैसे करता? बहुत आसान है करना। आप एक निर्णय ले लीजिए और उसके लिए केवल आपको ये करना है कि साहब आप आगे आएँ और एक्शन लें। आगे आएँ, कुछ करें। छोटा मत सोचे कि ये बहुत छोटा काम है। जैसे अभी दोनों मेरे साथियों ने बताया कि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सकता है। एम्पावरमेंट के लिए आगे आए, कुछ न कुछ करें। आप जैसे आगे आ रहे हैं, रेडियो उड़ान जैसे आ रहा है, तो वैसे करें। और कभी भी फियर ऑफ अननोन ना रखें अपने दिमाग में। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे मैं ऐसे कर दूंगा, पता नहीं मेरा अगला फ्रेंड क्या सोचेगा, मैंने ये बोल दिया तो पता नहीं सुभाष क्या सोचेंगे, मैडम रचना क्या सोचेंगे, या आप दानिश क्या सोचेंगे, या मेरे सेक्रेटरी हैं वो क्या सोचेंगे, मेरे मंत्री क्या सोचेंगे, मेरे प्रधानमंत्री क्या सोचेंगे, या मेरा क्या होगा। इसको बिल्कुल बंद करके अपना दिमाग में जो आता है सही चीज़ उसको करें। वॉट एवर योर हार्ट स्पीक्स टेल दैट, तो वो काम करें। तो फियर ऑफ अननोन को अपने दिमाग से निकालें। ये ड्रीम इज अचीवेबल, इट इज़ वेरी वेरी ईजी। एंड डिसेबिलिटी सेक्टर का एडवांटेज ये है कि एवरीबडी इज डिसएडवांटेज्ड, एवरीबडी इज डिसएडवांटेज, यू आर वर्किंग फॉर देम। सो एक नंबर 2 मेरा एक ये है कि मैं ड्रीम जो है मैं चाहता हूँ कि केव फाउंडेशन एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन बने, रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्स बने, क्वालिटी रिसोर्स बने, चाहे वो किसी भी एरिया में, नॉट ओनली एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड गुड एथिक्स। एथिक्स किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप 100% ऑनेस्टी, 100% एथिक्स को ऊपर रख करके आप कर सकते हैं। कैन वी विल आई थिंक अचीव समथिंग। तो ये हमारा एक ड्रीम है जिसके लिए हम काम करेंगे। और आई थिंक हमने सोच लिया तो वी विल सक्सीड। Thank you. Absolutely. And yes. I am so much thankful to you, Danish, and Radio Udan, that you thought it appropriate, without thinking that क्या लोग बोलेंगे, आप हम इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बारे में पहले क्यों नहीं बताया, why did you start with CABE?
That is what is fear of unknown. जी, Thank you. थैंक यू सर। सुभाष सर, जाते जाते एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरा क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, लेकिन ये आप लोगों की विवशता भी है समटाइम्स, वही जो हम टाइम कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सुभाष सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ये अवेयर करें, क्योंकि हर डिसेबिलिटी के चैलेंज होते हैं। हो सकता है इस शो के बाद आपको हाथ के हाथ कई मेल्स आ जाएं, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है, और आप लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है और उसमें कई ऐसी इश्यूज हैं जो आप टेकअप ऑलरेडी कर रहे होते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आपको कि कैसे आप लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? और कई बार फिर लोगों को कंप्लेन भी रहती है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उस पर थोड़ा सा आप इन एडवांस ही बता दीजिए। थैंक यू दानिश, आई थिंक ये बहुत उचित क्वेश्चन है, क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे लोग हमें मेल लिखेंगे, हमारे पास भी समय सीमित है, हमारी टीम छोटी है, तो हम क्या करते हैं, हम हर चीज़ अपने हाथ में नहीं लेते। हमारा उद्देश्य रहता है कि वी एम्पावर पीपल। फॉर एग्जांपल, यदि कोई प्रॉब्लम लेकर आया तो वी टेल देम द सॉल्यूशन एंड वी हेल्प देम एंड गाइड देम द अप्रोप्रिएट वे ऑफ एड्रेसिंग दैट इशू। फॉर एग्जांपल, अभी परसों की बात है, एक केस हमारे पास आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की का था, जिसने शायद फी एग्जाम्पशन वेवर का कोई इशू आया था हमारे पास, और उसमें हमने एक दिन में, इंस्टेड ऑफ वी टेकिंग इट अप आवरसेल्व्स, हमने उनको पूरा प्रोसेस बता दिया, क्या रिसोर्सेज हैं, साथ में कौन सी गाइडलाइंस लगेगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन देकर उनको बोला कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये रिप्रेजेंटेशन लिखिए विद अ कॉपी टू चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी, और ये इसके पीछे की पुरानी जजमेंट्स हैं, ये इसके पीछे का अप्रोप्रिएट पुराना डायरेक्शन है या पुराना कोई ऑर्डर है गवर्नमेंट का, और आपका ये काम हो जाएगा। तो इतना करने से हमारा काफ़ी समय भी बचता है, और दूसरा लोग भी एम्पावर होते हैं। कल को ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो वो किसी और की मदद भी कर पाएंगे, तो इससे सारा बोझ हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। वी बिकम लाइक अ टॉर्च बेयरर्स एंड गाइडिंग लाइट, एम्पावर अदर पीपल सो दैट दे कैन बिकम देयर सेल्फ एडवोकेट्स। सो ये एक हमारा काम करने का तरीका है। यदि हम लेट हो रहे हैं तो काम करने में, तो थोड़ा प्लीज़ बेयर विद अस। हम फॉरन रिप्लाई एक तो जरूर कर देंगे आपको तरीका बताने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं। यदि और डिटेल्ड उसमें हमारी मदद चाहिए तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा। यू कैन गेट इन टच विद अस डेफिनेटली। आप मेल लिख सकते हैं info@kfoundation.com पर, और उसको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको 2 दिन में कम से कम, इफ नॉट द सेम डे, द सेकेंड डे यू विल रिसीव सम रिप्लाई, acknowledgement or maybe a little way forward. थैंक यू सो मच। इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ दानिश, सॉरी, एक और ऐड कर देता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि जरूरत होगी तो हम लेट नाइट तक की भी काम करेंगे लोगों को हेल्प करने के लिए। वो ऑफकोर्स रहता, कोई हो सकता है कोई चीज़ हम लेट नाइट तक न कर पाए, है ना। 24 घंटे कभी कभी काम करने की आदत उतना नहीं कर पाएंगे, तो लेकिन वील डेफिनेटली डू। एंड जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसे मैंने शुरू किया अभी, एक रिसेंटली हमने एक ऐसा केस भी किया है, ऐसे किया है कि अपना समय लगा करके कंप्लेंट लिखने से लेकर के व्यक्ति के करीब पेंशन के और चीज़ों के करीब 60-70 लाख रुपए डिले हो रहे थे। मैं वो न तो इंडिविजुअल का नाम लेना चाहता हूँ, न मैं इंस्टीट्यूट का लेना चाहता हूँ। बड़ी प्रेस्टिजियस जगहों का ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पेंशन ही नहीं दे रहे थे कितने सालों। अब कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। 9 महीने की पेंशन, एक आजकल पेंशन भी बहुत सारी होती है। तो ये इस तरह का हम जरूर काम करेंगे। वी विल अपना पूरा जितना ताकत है वो झोंकेंगे। थैंक यू। दयाल सर, आपको पता है आपका कम्युनिटी में नाम क्या है? आपका कम्युनिटी में नाम चलता है डिसेबिलिटी हेल्पलाइन। तो आपको तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी बिना शो के आपको इतने कॉल आते हैं, डेली बेस पे आप हेल्प करते हैं। अच्छा दानिश, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोजिटरी है, वेबसाइट, जिसका नाम है disabilityrightsindia.com। ये शायद मैंने बताया नहीं जी शुरू में। तो इस disabilityrightsindia.com पर आप जितने भी लीगल केसेस होते हैं उनकी एक कमेंट्री और लीगल ऑर्डर्स उस पर अवेलेबल रहते हैं, और उसमें गाइडेंस भी है कि आप पिटिशन कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए पिटिशन। उसके मॉडल पिटिशन उसमें लिखे हुए हैं हमने कि स्टेट कमिश्नर को लिखना है तो
किस क्या फॉर्मेट होगा, उसमें क्या क्या चीज़ आपको इंक्लूड करनी है, क्या एड्रेस है, कैसे भेज सकते हैं, पूरा गाइडेंस उसमें दिया हुआ है। और फिर उसमें जजमेंट्स भी हैं और एक्ट भी बहुत अच्छे से हमने डाला हुआ है उसमें। तो बाकी रिसोर्सेज भी हैं कि फाउंडेशन की रिसोर्सेज में भी हैं और इस रिपोजिटरी में भी हैं विच इज़ प्योरली मेंट फॉर लीगल एडवोकेसी। इसमें आपको सारे पुराने ऑर्डर्स वगैरह मिल जाएंगे। सो दैट्स जस्ट आई वांटेड टू ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया, disabilityrightsindia.com। हाँ, disabilityrightsindia.com। ग्रेट, थैंक यू सो मच आप तीनों का, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम यही कामना करते हैं कि आपकी हेल्थ, आप तंदुरुस्त रहें और लंबे समय तक तंदुरुस्त रहें, ताकि आप इसी तरह कम्युनिटी के लिए काम करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। Thank you so much, Danish. Thank you, Danish. Thanks a lot. Thank you. Thank you.